तो फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ़िज़िक्स की पहली यूनिट। जो हम फ़िज़िक्स की सबसे पहली यूनिट यहाँ पे कवर करेंगे उसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा तो सवाल नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक्स जो है थोड़ा बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसी हिसाब से फिर आगे की चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर सकें। फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को हम 5 सेक्शन में कवर करेंगे। 5 सेक्शन या फिर आप कह सकते हैं 5 सब चैप्टर्स। सबसे पहले बात आएगी इंट्रोडक्शन की। उसके बाद जो हम अगला सेक्शन देखेंगे वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर इस यूनिट के अंदर, वो है मेजरमेंट्स ऑफ हाइट, मास एंड टाइम। फोर्थ है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एक रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन आपका जो है हर साल के नीट के पेपर में इससे रहता ही रहता है, डायमेंशनल एनालिसिस। फिफ्थ है एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। इससे भी आपका एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है हर साल। अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है। सवाल आ चुका है, एक आध बार आ जाएगा, तो फिर हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते कि आपको लगे कि ये स्पेस की बातें पूछ ली गई, इसलिए आपको थोड़ा बहुत हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो जो वर्ड साइंस है, साइंस थोड़ा सा पहला लेक्चर आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन मेरी स्टडीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को एकदम बेसिक से लेके चलें। साइंस का जो ओरिजिन है लैटिन वर्ड से हुआ है। क्या नाम है लैटिन वर्ड? साइंटिया। साइंटिया से हमने साइंस डिराइव किया है। और साइंटिया का क्या मीनिंग होता था? मीनिंग टू नो। सेकेंड पॉइंट है द नॉलेज। तो एक तो साइंस की डेफिनेशन ये हो गई कि साइंस जो है ओरिजिनेट हुआ है साइंटिया से, जिसका मतलब है टू नो। अगली जो एक डेफिनेशन है साइंस को एक्सप्लेन किया है कि जो नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड, जो ह्यूमन बींग्स ने नॉलेज गेन करी है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हमने नॉलेज गेन करी है, उसको जब हम एक ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करते हैं तो वही हमारी कहलाती है साइंस। अब बात करते हैं फिज़िक्स किसे कहते हैं। तो फिज़िक्स कहते हैं द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर कह सकते हैं फिज़िकल वर्ल्ड, तो उसी को कहते हैं फिज़िक्स। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि द साइंस का वो पार्ट जो डील करता है किससे? नॉन लिविंग थिंग्स। फिज़िक्स में बेसिकली आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, सब कुछ नॉन लिविंग है, आर कॉल्ड फिज़िकल साइंस। और इसी का एग्जाम्पल क्या है? फिज़िक्स है। अब एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या थी साइंस की डेफिनेशन, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस क्या थी? ये बेसिकली देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि बोरिंग है फिज़िक्स में, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब कब आता है नीट में, लेकिन जब आता है तब आपको फील होता है कि हाँ ये सब आता है। इसलिए हम आपको बहुत ही शॉर्ट में इस टॉपिक को कवर कर देना चाहते हैं, ताकि आपको ये रहे कि जो भाई डिटेल में पढ़ना चाह रहा है उसके लिए दिक्कत ना हो। बाकी जिसको शॉर्ट में पढ़ना है वो इस चीज़ को, इस सेक्शन को 1A यानी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को वो स्किप कर सकता है।
तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस क्या है, इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लॉस, कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, बट इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड विद इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। अगला साइंटिस्ट एक और है इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग साइंस क्या, अकॉर्डिंग टू ब्रूस लिंडसे। इन्होंने कैसे डिफाइन किया है साइंस को, देख लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है, साइंस इज़ अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स का एक जनरल टर्म आप समझ लिए कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बहुत मोटा मोटा कॉन्सेप्ट कि फ़िज़िक्स क्या होती है। फिज़िक्स की बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस, तो फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ये हो गई डेफिनेशन फिज़िक्स की। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस जो करी हैं, जो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पास्ट में इन्वेंट हुई हैं और उनसे रिलेटेड बेसिक प्रिंसिपल, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इससे सवाल आ चुके हैं। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन हुआ है और उनसे रिलेटेड जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो उनके लॉज हैं जिन पे पहले सवाल आ चुका है, उनको हमने यहाँ पे कवर किया है, देख लेते हैं वो। तो हमने यहाँ पे बात करी कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज़ और उनसे रिलेटेड उनके बेसिक प्रिंसिपल। ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे पहले सवाल आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो स्टीम इंजन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये बेस्ड है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एरोप्लेन हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक्स। ये सारे सेक्शन अभी थर्मोडायनेमिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका यूनिट 3 में डिस्कस होगा। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका डिस्कस होगा जाके ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे डिपेंडेंट है, किस प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही रेडियो एंड टेलीविज़न किस पे बेस्ड है, जनरेशन एंड प्रोपगेशन और डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोटो सेल किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे डिपेंडेंट है, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। वेयर एज जो न्यूक्लियर धमाका होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसमें क्या हो जाती है, उसमें हो जाती है अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। लेकिन अगर ये कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है तो ये होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेज़र किस पे बेस्ड है, तो इसमें बेसिकली हमने लेज़र का ही फुल फॉर्म लिख दिया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर बस 2 ही डिजिट काम करती हैं, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है 0 एंड 1, तो यहाँ पे आंसर होगा डिजिटल लॉजिक। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये एक तरह का मैटर पार्टिकल होता है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेज़र बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये भी आपका ऑप्टिक्स के अंदर कवर होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये किस पे बेस्ड है, ये है रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हम इसके बाद देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। 4 ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके कवर हो जाते हैं टेक्नोलॉजीज़ और उनसे रिलेटेड आपके बेसिक प्रिंसिपल्स। अब इसके बाद जो हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, 4 फंडामेंटल फोर्सेस। कौन कौन से हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 बेसिक फोर्स जो कि पाए जाते हैं फिज़िक्स में, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, इन्हीं पे आगे कई चैप्टर्स भी हैं। पहला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है
तो जो हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या फिर हम जिसे एज सिंपल डायरेक्टली कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस भी। और इनको जो याद रखने का निमोनिक है वो क्या है? जी न्यू। जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, एन फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी एन फॉर न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ही न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। एन फॉर न्यूक्लियर फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड डब्ल्यू फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसमें एक एक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। मींस ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसके अंदर रिपल्जन नहीं होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और ये किस पे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है? बाय वर्चू ऑफ देयर मास। मींस ये मास पे, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के मास पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका फॉर्मूला होता है G, where the capital G stands for gravitational constant, m1 and m2 are the mass of the two bodies, and r is the distance between these two bodies and its square. So gravitational force also follow the inverse square law. That's why it is mentioned here that G m1 m2 upon r square. G is the gravitational constant and its value is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square पर kg स्क्वायर। यहाँ पे SI यूनिट का ज़रा ख़ास ध्यान रखिएगा। पूरा खेल अब आपका फिज़िक्स का देखिए, जो असली फ़िज़िक्स है आपकी यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये SI यूनिट आ गई है आपकी, वैल्यू पहली वैल्यू आ गई है फिज़िक्स में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको एकदम गांठ बांध के याद करना है। ये अभी से लेके फिज़िक्स के एंड होने तक आपका बार बार पूछा जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो टर्म SI यूनिट का है यहाँ पे, कि SI यूनिट अब आप याद करना सीख लीजिए और उसको रिमेंबर रखना सीख लीजिए। SI यूनिट पे सवाल आ जाता है, इंसान गलत करके आ जाता है, आपका राइवल स्कोर कर जाता है। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इनकी होती है वो ये होती है कि यूनिवर्सल अट्रैक्टिव होते हैं। मीन्स ये कभी भी रिपेल नहीं करते हैं आपस में, नेवर रिपल्सिव। ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं, याद करिएगा। जो हमने 4 फोर्स आपको बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इवन वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा ये वीक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो उन चारों फोर्सेज में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये ऑपरेटिव ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये मेनली ऑपरेट करते हैं, सच एज सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स आपके जो सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, मतलब जो इसमें फोर्स की डायरेक्शन होती है वो जो एक आप दोनों, मान लिया आप 2 बॉडीज़ लेती हैं, उनके सेंटर के बीच में आप एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, तो इसमें जो फोर्स लगता है वो उसी लाइन के अलॉन्ग लगता है। और ये एक तरह के कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्सेस की 4 सबसे बेसिक बातें। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेकंड पॉइंट हमारी हेडिंग का, दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जो हम 4 बेसिक पॉइंट ध्यान में रखेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं कि ये जो डिस्कवर किए गए थे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये डिस्कवर किए गए थे ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ बीटा डिके। बीटा डिके के फिनोमेना के दौरान हमने जो डिस्कवरी की थी वो की थी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। और ये जो 2 ये फोर्सेस होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब कि आपके जैसे होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बीच में ये सब पार्टिकल्स या जो माइनर पार्टिकल्स होते हैं, मीज़ॉन्स, लेप्टॉन्स, उनके बीच में ये एक्ट करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के, कि ये 10 रेज़ टू द पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। याद करिए, आपको बताया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर होता है। उसके बाद आया था हमारा सेकंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हमारा 10 रेज़ टू द पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब जो हम तीसरी बात करते हैं वो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो देख लेते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो होता है वो फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स होते हैं।
फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, और अगर चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो अगर फोर्स जो अनलाइक चार्जेस के बीच में है मीन्स वन पॉजिटिव वन निगेटिव, तो वो हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव होगा। वेयर एज अगर फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स है लाइक निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो रिपल्सिव होगा। और ये भी कोलॉम्स लॉ के थ्रू ही ये गवर्न किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है कोलॉम्स लॉ? कोलॉम्स लॉ होता है फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये आपका है एक कांस्टेंट, और Q1 Q2 जो है वो दो चार्जेस की वैल्यू है, और R स्क्वायर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स दीज फोर्सेस ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/R स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपको बताया एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कोलॉम्ब स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू क्या है 8.85 × 10⁻⁻2 नहीं है यहाँ पे, ये -12 है, इसको करेक्ट कर लिएगा, ये 10⁻⁻12 है। कोलॉम्ब स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ये कोलॉम्ब लॉ का फॉर्मूला है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें ये सब यूज़ होंगी, और जब आपको याद रहेंगी तभी आप न्यूमेरिकल यूजली लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स दिए गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंटली आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एक तरह का क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल होता है। अगला जो एग्जाम्पल है फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, मतलब एक टेबल पे अगर एक बुक रखी है, ऐसे पूछा जाएगा अ बुक इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल एट रेस्ट व्हाट फोर्स इज़ एक्टिंग बिटवीन देम, तो आपका वहाँ पे आंसर होगा फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, आपका वहाँ पे आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जैसे ही वो मोशन में आ जाएगा उसके बाद तो आपका तुरंत फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आ जाएगा, लेकिन वो जितनी देर रेस्ट में है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहा है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। अगला एग्जांपल है टेंशन इन अ स्प्रिंग और रोप, ये बहुत कुछ क्लासिकल एग्जांपल थे। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ये कुछ 4 क्लासिकल एग्जांपल थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, इसीलिए हमने आपको ये अलग से लिख के एक्सप्लेन किए कि आप इनको दिमाग में ध्यान करके रखिएगा कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक मोटा मोटा टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। ऑल्दो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया वो 1 या 2 ही बार पूछा गया है, इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इन केस आ सकता है तो यहीं से आएगा, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स था वो 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्ग था ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग है 10⁻36 टाइम्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं, याद करिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था कि वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं, और ये भी एक तरीके के सेंट्रल फोर्स होते हैं। अब उसके बाद हम अपने चौथे फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट फोर्स ऑफ दिस डिस्कशन इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वी कैन से न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो आप जानते हैं कि द फोर्सेस दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं, और इन्हीं को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। इनकी जो वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स होती है, ऑपरेटिव रेंज इनकी जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर होते हैं। 10⁻30 आपको बताया था। वीकेस्ट आपका कौन सा है, वीकेस्ट ना भूलिएगा, वीकेस्ट है आपका ग्रेविटेशनल।
तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर है वो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वेयर एज जो वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन होता है आपका स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर होता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसकी शॉर्टेस्ट ऑपरेटिव रेंज होती है, कितनी रेंज के अंदर ही यह एक्ट रहता है, ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है। सबसे पहली बात, इस फोर्स का नेचर जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, और ये ऑपरेटिव ओवर द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻14 मीटर होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अभी तक के हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी देखा था और आपके ग्रेविटेशनल फोर्स में भी देखा था कि वो जो दोनों थे इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये फोर्स डू नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये ओबे नहीं करता है। अगला पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि ये नॉट कंजर्वेटिव, ये नॉन सेंट्रल होते हैं, ये दे आर नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अगला पॉइंट जो इस पूरे डिस्कशन का इंट्रोडक्टरी डिस्कशन का आपका टेक होम मैसेज है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग जो होता है आपका होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग होता है आपका जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये इस टॉपिक का टेक होम मैसेज है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं घुमा फिरा के, इस सेक्शन से कई बार चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं FG/FW/FE रेशियो के टर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, FN, ये ऐसे लिखा जा सकता है 1:10⁻25/10⁻36/10⁻38। ये पॉइंट इस पूरे टॉपिक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ ही आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। इसमें जो बेसिकली आपको कुछ एक आध फार्मूलाज एक्सप्लेन किए गए हैं, उन फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये कोलॉम्स लॉ का फार्मूला, उसका SI यूनिट आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ध्यान रखनी है, उसकी SI यूनिट ध्यान रखनी है, और जो इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको एक्सप्लेन किया गया है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, उसकी SI यूनिट प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, ये 2 फार्मूले आपको इस टॉपिक में डिस्कस किए गए, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके आगे के टॉपिक्स में बार बार न्यूमेरिकल के दौरान आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।